रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर में लिखे हैं नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो पहली चीज तो ये है कि जैसे अच्छा इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ही हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम मेटल्स में ये प्रॉपर्टी देख चुके हैं कि मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के इसके वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते थे। ठीक, या स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते थे, तो नॉन मेटल्स कोई हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। ठीक। अच्छा, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन नोट करें। रीजन है दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स। This is because non-metals cannot give. This is because non-metals cannot give electrons to reduce the hydrogen ions of water. Electrons to reduce the hydrogen ions of water into hydrogen gas. Into hydrogen gas. ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को जो है रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट कर सकें। नॉन मेटल्स कैसे बनते हैं? एनाइंस की हेल्प से बनते हैं। एनाइंस कैसे बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कोई भी एलिमेंट, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो एनायन होता है, उसी को नॉन मेटल बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी ही नहीं होती कि वो किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकें। इस वजह से नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल इतना ही, कोई इसमें रिएक्शन नहीं है। ठीक, तो इसमें अगर पूछा जाएगा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, तो ये जरूर पूछ लेंगे कि नॉन मेटल्स रिएक्ट किस तरह से करते हैं और उसका रीजन आप बताइए। तो आप बताएंगे कि भाई वो रिएक्ट ही नहीं करते, और फिर उसका रीजन बताएंगे आप। तो रीजन में यही है, दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए जी, अगला लिखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, तो यहाँ पर भी नोट करें नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट with dilute acids. Do not react with dilute acids। रीजन यहाँ पर भी वही है कि नॉन मेटल्स में वो प्रॉपर्टी ही नहीं होती कि वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकें। तो जब एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएंगे तो फिर रिएक्शन कहाँ से होगा? किसी ना किसी एलिमेंट को तो डिस्प्लेस करें, तो वो डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो एनायन से बनते हैं। तो रीजन यहाँ पर भी लिखे हैं, दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स
This is because non-metals do not displace hydrogen from acids. This is because non-metals do not displace hydrogen from acids. Do not displace hydrogen from acids. ठीक है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखिए, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी वही थी जो कि हमने मेटल्स में देखा था, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। दूसरी प्रॉपर्टी भी वही जो मेटल्स में देखा था, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। वो रिएक्ट ही नहीं करते क्योंकि उनमें ये कैपेबिलिटी ही नहीं होती कि वो हाइड्रोजन आयंस को वहां से डिस्प्लेस कर सकें। इसी तरीके से रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स देखा था, तो यहाँ पर भी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, तो वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं होती कि वो हाइड्रोजन आयंस को डिस्प्लेस कर पाए। ठीक। अब फोर्थ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, इसमें लिखें अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। A more reactive non-metal displaces a more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal. A more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its salt solution. From its salt solution. From its salt solution। और बहुत सारे रिएक्शंस हो यहाँ पर नहीं, बस एक ही रिएक्शन है, वही कर लेना है। ठीक है। ये है हमारा सोडियम ब्रोमाइड वाला रिएक्शन कि सोडियम ब्रोमाइड प्लस Cl2 NaBr प्लस Cl2। तो यहाँ पर NaBr क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, यानी कि ये सॉल्ट सॉल्यूशन है किसका, नॉन मेटल का। नॉन मेटल यहाँ पर क्या है, एनायन होता है नॉन मेटल, तो ब्रोमीन का। ठीक है। अच्छा, जो क्लोरीन है, क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। हमने नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज देखी नहीं है और हमको वो देखने की जरूरत भी नहीं है। हमें मेटल्स वाली जो हमने कर रखी है बस वो सफिशिएंट है। तो इसमें हमें बस एक ही रिएक्शन देखना है, NaBr और Cl2। तो क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, NaCl प्लस Br2, NaCl प्लस Br2, ये बन जाएगा। अब यहाँ देखेंगे क्लोरीन के इधर दो एटम है लेकिन इधर तो एक ही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो लगा दिया। सोडियम का इधर दो है लेकिन इधर एक है, तो बैलेंस करने के लिए टू लगा दिया। ब्रोमीन अपने आप ही बैलेंस हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है भाई, बताइए। यस सर। ठीक है, ये इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्लस Br2। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। ऐसे भी, ऐसे ही मेटल्स का देखा था, ऐसे ही यहाँ पर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स reaction of non-metals with chlorine।
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। तो नॉन मेटल्स हमारे पास अलग अलग तरीके के हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो हाइड्रोजन, ये पहले लिख लीजिए, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म non-metals react with chlorine to form covalent chlorides। बताता हूँ, non-metals react with chlorine to form covalent chlorides which are non-electrolytes, which are non-electrolytes, that is they do not conduct electricity, that is they do not conduct electricity। ठीक है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स व्हिच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बात करते हैं कोवेलेंट क्लोराइड्स की। देखो आयनिक क्लोराइड्स हमें मालूम है, आयनिक क्लोराइड्स क्या होते हैं कि जहां पर ये आयनिक कंपाउंड्स, उसमें क्या होता है कि एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, दोनों के दोनों जुड़ जाते हैं। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, तो मैं खुद जानता हूं कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, यानी कि क्लोरीन क्या बनाता है, एनायन बनाता है। तो क्लोरीन एक नॉन मेटल है। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। तो जब मैं अभी एग्जांपल लेता हूं मैं हाइड्रोजन का या किसी और एनायन का लेते हैं, नॉन मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराना है, तो दोनों ही एनायन एनायन है, तो जब एनायन का और एनायन का ही साथ साथ रिएक्शन होता है तो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड ना बनकर कोवलेंट कंपाउंड बनता है। आयनिक कंपाउंड कब बनता है, जब एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, मतलब एक के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं देने के लिए और एक के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए तैयार है, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए तैयार है, तो एक अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो दोनों सेटिस्फाई होकर बैठ जाते हैं। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जहां पर दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो कोवलेंट क्लोराइड्स किस तरीके से बनेंगे वो देखिएगा। मैं एग्जांपल लूंगा, इसमें तो मैं रिएक्शन लिखूंगा, लेकिन वो बनेगा कैसे वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसमें हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, तो H2 प्लस Cl2। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो 1 इसके साथ और 1 इसके साथ आप इंटरचेंज करके भी लिख दो तो HCl ही बनेगा। और आप ये देख रहे हैं कि इधर भी 2 एटम, इधर भी 2 एटम, तो बस यहाँ पर 2 लगा तो हो गया बैलेंस। ठीक है, लेकिन ये बनता किस तरीके से है वो देखना है। क्या, ये तो साइंटिस्ट हैं, नहीं मिला। यहाँ इस तरीके से होता है कि जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, मैं इधर लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। 1 का मतलब इसमें एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ईसी, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे मालूम है कि पहले शेल में 1 आता है, दूसरे शेल में, सॉरी पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आता है, तीसरे में वैसे कहने को तो 18 आते हैं, लेकिन 8 पर ही स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक, ऐसे ही चौथे पर भी कहने को तो 32 आते हैं, लेकिन 8 पर ही स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन के बाद मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू नेक्स्ट एनर्जी लेवल। यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये क्या जंप करेगा, तो इसका तो पहला शेल है, पहले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये क्या करेगा कि ये जब पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये उसको डोनेट नहीं कर सकता,
ये डोनेट अगर कर देगा तो बेचारे की एक ही शेल है, वो शेल ही खत्म हो जाएगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है वही डोनेट कर दे, तो इसने मतलब क्या हुआ कि इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है वो कहलाता है एनायन, तो ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस वजह से हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1-। ठीक है, ऑनलाइन वालों को ये चीज क्लियर है, बताइए। आशुतोष, दिशा, क्षितिज, माही, बताइए क्लियर है इतना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8 और 7। 2, 8 और 7। एटॉमिक नंबर तो याद कर, एटॉमिक नंबर तो याद करने होंगे ना पीरियोडिक टेबल से। चलो बता दूंगा आपको। तो ये 7 है आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 7 है, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, तो इसने भी बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्लोरीन की वैलेंसी भी 1- हो गई। तो हम जब इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन में तो आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाहर हमने एक सिंगल डॉट बना दिया। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब है क्या, क्लोरीन हाइड्रोजन को बोलता है भाई अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, है ना। तू क्या करेगा, तेरे पास तो वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे दे दे, मैं सेटिस्फाई होकर बैठ जाऊंगा। वो कहेगा कि भाई फिर मेरा क्या, मेरी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही तेरे को दे दूं। कहता तू छोड़, क्या करेगा जी के, है ना। तो तो उसने बोला कि अच्छा तेरे पास इतने सारे 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो उसने कहा एक की तो मेरे को जरूरत है, तू कह रहा है और एक दे दूं मेरे को। वो कहता हाँ ठीक है, फिर भी तेरे पास 6 रह जाएंगे, दे दे भाई एक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों सोच में पड़ गए। ये तो सोचने लगा कि हाँ मैं जीकर क्या करूंगा, मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये सोचने लगा कि मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, फिर भी 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो हाइड्रोजन की बात सही है, मुझे हाइड्रोजन को दे देना चाहिए। लेकिन दोनों के मन में डाउट, दोनों के मन में डाउट ये कि भाई वो तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन मैं तो फिर परेशान ही रहूंगा, तो मैं क्या करूं, है ना। तो दोनों ने कहा कि चलो मुझे भी जरूरत है, तुम्हें भी जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों के दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड किस तरीके का बना लेते हैं, और उसमें ये है कि उसमें ना दोनों को देखो लड़ाई नहीं करनी, भाई भाई की तरह रहना है। कैसे, दोनों ने कॉम्बिनेशन कर लिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन कहने लगे कि अब हम अलग अलग नहीं रहेंगे, अब हम साथ रहेंगे। हाइड्रोजन ने कहा कि हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया, क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उसने कहा कि चल तू अपना इलेक्ट्रॉन रख दे एक बीच में, हाइड्रोजन ने बोला तू अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दे बीच में। अब इस इलेक्ट्रॉन पर झगड़ा नहीं करना, कोई लेकर नहीं भागेगा किसी का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को साथ में रख दो, तो साथ में रखकर इन्होंने लॉक कर दिए ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या पता कभी कोई बेईमानी करने का मूड हो जाए किसी का, लेकर भाग जाए, है ना। तो उन्होंने दोनों ने लॉक कर दिया कि भाई अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कहता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भी हैं, और क्लोरीन बोलता है दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे भी हैं, इस पर कोई लड़ाई नहीं होगी, ये हमारे कॉमन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों में से एक भी, दोनों में से एक भी अगर हटता है तो दूसरे की स्टेबिलिटी पर खतरा हो जाता है। तो इसलिए दोनों ने ये लॉक कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, और ये कहलाता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है कि पहले एलिमेंट को भी जरूरत है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, दूसरा जो एलिमेंट है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। समझ गए, तो ये कोवेलेंट है। इसी तरीके से आयनिक जो है, आयनिक में अभी पढ़ूंगा, आयनिक बॉन्ड हमारे सिलेबस में है, कोवेलेंट बॉन्ड है नहीं, लेकिन उसका आइडिया आपको होना चाहिए, तो इतना बता दिया सफिशिएंट। ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, बोलो। आशुतोष क्लियर है? आशुतोष, क्षितिज, कहाँ गए दोनों? यस सर। चलिए ठीक है, अगला एग्जांपल लिखेंगे फास्फोरस का।
फॉस्फोरस का नेक्स्ट एग्जांपल, तो फॉस्फोरस जो है सिर्फ सकल कक्का ऐसे होता है ना, Si सल्फर क्लोरीन 17 16 15 है इसका एटॉमिक नंबर। तो हमने ये कहा कि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, 15 का मतलब 2 8 और 5, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा बाहर से, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। ठीक है। अच्छा, फॉस्फोरस की एक खास प्रॉपर्टी, फॉस्फोरस जैसे हाइड्रोजन है ना, अकेला नहीं रहता, H2, क्लोरीन अकेला नहीं रहता, डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक स्टेट में, अकेला O नहीं मिलेगा कहीं, O2 इस तरीके से मिलता है। फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी ये है, टेट्रा एटॉमिक स्टेट में रहते हैं भाई साहब, 4 एटम चाहिए, नहीं तो रहेंगे नहीं, नाराज हो जाते हैं, फिर 4 दोगे तो रहूंगा, नहीं तो आऊंगा नहीं, रिएक्शन में भाग जाऊंगा यहाँ से। ठीक है। तो ये भाई साहब अपने साथ अपने 3 दोस्तों को और लेकर आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रहते हैं, P4। फिर आ जाता है बेचारा क्लोरीन, इसकी वैलेंसी है 3-, इसकी बेचारे की वैलेंसी 1- है। अब क्या करें? अब प्रॉब्लम क्या होती है, हमने ये देख लिया कि भाई यहाँ पर फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 हैं, 1 2 3 4 5, इसको 3 की जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है। अब बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, इसको जरूरत है 1 की। वो कहता है भाई ये भी मेरी तरह भिखारी है, इसको भी जरूरत है मैं भी भिखारी हूँ, मैं क्या करें भाई, हम कंबाइन कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि चलिए शेयरिंग कर लेते हैं, है ना। तो ये कहता है कि अच्छा भाई तू एक काम कर, तू इधर आ जा, तू जुड़ जा इधर, है ना। तो फिर वो कहता है कि अरे मैं जुड़ तो जाऊंगा, लेकिन यार तुम तो फिर भी भिखारी के भिखारी रह जाओगे, फायदा क्या मेरे को तुम्हारे साथ जुड़ने का? तो वो कहता है नहीं, मैं एक जुगाड़ करता हूँ। तो फॉस्फोरस क्या करता है, फॉस्फोरस कहता है कि ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको इलेक्ट्रॉन्स को जरा मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कायदे से। कैसे? फॉस्फोरस कितने की कमी है? 3 की। तो इसने कहा एक दो दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रख दिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक की जगह यहाँ छोड़ दी, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक की जगह यहाँ छोड़ दी, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक की जगह यहाँ छोड़ दी। इसने कहा एक काम कर, तेरे जैसे और भी बहुत घूम रहे होंगे, है ना, 2 क्लोरीन्स को और पकड़ ला अपने साथ में, 2 क्लोरीन्स को और ले आ। तो वो कहेगा कि अच्छा हाँ, वो तो मतलब ऐसे तो बहुत सारे क्लोरीन एटम्स हैं जो घूम रहे हैं फालतू में, तो उसने कहा ले आ। चलिए जी, एक क्लोरीन आया इधर, ये इधर जुड़ गया, दूसरा क्लोरीन इधर जुड़ गया, तीसरा इधर जुड़ गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ये इधर जुड़ेगा ऊपर वाले में, तो क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, और यहाँ पर एक था, तो इन्होंने कहा लॉक कर दो भाई, इसको भाग ना जाए कहीं, लॉक कर दिया। इधर वाले क्लोरीन को लेकर आए, ठीक है, तो इधर वाले लेकर आए, तो ये अपने साथ 7 लेकर आया, 1 2 3 4 5 6 7, लॉक करो भाई इसको भी। ठीक है। फिर इधर वाला क्लोरीन आया इधर, यहाँ पर, तो ये भी आया अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेकर, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी लॉक करो। तो क्या हो गया, 1 2 3, तो 3 जगह बॉन्डिंग हो गई, 3 जगह कोवलेंट बॉन्ड बने, और ये जो 3 कोवलेंट बॉन्ड हैं ये पूरे मजबूत कोवलेंट बॉन्ड्स बन गए। तो क्या बनेगा, फॉस्फोरस 1 और क्लोरीन के कितने लेकर आए? 3, इसका मतलब ये बनेगा PCl3 और PCl3। ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, जैसे P4 + Cl2 है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि PCl3 बनेगा, तो ये बन गया PCl3। अब देखो बैलेंसिंग करेंगे, फॉस्फोरस के 4 हैं इधर, फॉस्फोरस का 1 है, फॉस्फोरस बोलता है कि भाई 4 लगा दो यहाँ पर, 4 लगा दिए, फॉस्फोरस तो सेटिस्फाई। क्लोरीन के इधर 12 हो गए, ये परेशान हो गया, इसने कहा चलो ठीक है 6 लगा देते हैं, P4 + 6 Cl2 = 4 PCl3। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए? यस सर। यस सर। चलिए जी, तो ये हमारे हुए 2 कोवलेंट क्लोराइड्स, केवल 2 ही रिएक्शन करने और कुछ नहीं करना। ठीक। उसके बाद छठा देखेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन।
1 मिनट वेट करिए, बस अभी आ रहा हूँ, पानी पीकर जरा। आई नहीं अभी तक। चलिए जी अगला देखते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। हाँ इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल्स का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ देखिएगा। नॉन मेटल्स रिजेक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। जैसे यहाँ पर कोवेलेंट क्लोराइड्स था, वहां कोवेलेंट हाइड्राइड्स होगा। नॉन मेटल्स react with non-metals react with hydrogen to form covalent hydrides. To form covalent hydrides. अब इसमें दो एग्जांपल इसमें भी दिखेंगे, एक सल्फर का और एक नाइट्रोजन का। सल्फर का, तो सल्फर में क्या है, हाइड्रोजन और सल्फर। तो हाइड्रोजन H2 और सल्फर, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और सल्फर की वैलेंसी 2। वो कहाँ है यहाँ पर, H2S। अब इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसी तरीके से अगला देखिएगा, सेकंड एग्जांपल नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ H2 प्लस N2। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, तो NH3। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस, हाँ अमोनिया गैस। यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर होता है उसमें भी यही यूज होती है, एसी का जो कंप्रेसर होता है उसमें भी यही। वो जो हर साल सर्विस कराते हैं ना, बाबूजी आपकी गैस लीक हो गई है ना, वो यही वाला है। आते ही उनका सबसे पहला ये डायलॉग होता है, हाँ ठंडा नहीं कर रहा है। बस ऐसे ही है, वो खुद ही थोड़ा सा उसको ढीला कर जाते हैं ताकि वो धीरे 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 निकलती रहे। हाइड्रोजन की जो है, हाइड्रोजन के 2 एटम, नाइट्रोजन के 2 एटम बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो इधर तो लगाना पड़ेगा 3, इधर लगाना पड़ेगा 2, तो 3 2 6, 3 2 6, नाइट्रोजन तो वैसे ही बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये है जी। फिर इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है आयंस, और आयंस नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज इतना ही कर लो। खुश हो अब तो।